भागलपुर डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर दिए दिशा निर्देश। लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी। संथाल विद्रोह के दो नायक सिदो और कान्हू की याद में हुल दिवस का आयोजन। दुमका में विभिन्न पार्टियों के लोगों ने वीर सपूतों को किया याद। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ। केंद्र के अलर्ट के बाद झारखंड सरकार की बड़ी सक्रियता। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को बताया तैयार। बाढ़ के बेनुआ बसार पंचायत में मौत का खेल। पुल पर छलांग लगाकर युवा कर रहे स्टंटबाजी। एक ट्यूब की बनी लटकती रस्सी पर अटकी है जान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा मधुबनी से है, जहां पर जमीनी विवाद पर दो पक्षों में गोलीबारी हुई है। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरी घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के सुदे रतौली की बताई जा रही है। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है और इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। फुलपरास थाना क्षेत्र के सुदई रतौली की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जमीनी विवाद पर दो पक्षों में गोलीबारी हुई है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदेव, मधुबनी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, यहाँ मधुबनी के फुलपरास थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर के गोलीबारी हुई है। हालांकि इस गोलीबारी में लोग जख्मी हुए, जो जख्मी हुए हैं उन्हें गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया। वो वहाँ जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। सवाल यहाँ उठता है कि लगातार जमीनी विवाद के कारण मधुबनी जिला सुर्खियों में रहा करता है, जिसके कारण सारे बहुत जगहों पर, बहुत थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के लेकर मारपीट, गोलीबारी इत्यादि चलते रहता है, जिस पर प्रशासन को शुरू से संज्ञान लेना चाहिए जो इस तरह की घटना नहीं घटे। लेकिन ऐसा प्रशासन की ओर से नहीं हो रहा है। घटना घटने खुलती है, उसके बाद थाना प्रशासन वगैरह वहां पहुंचकर इस मामला को अपने संज्ञान में लेकर के देखती है। जी अमरदेव, दो लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, वो घायल की स्थिति दरभंगा डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। दोनों जिंदगी और मौत के बीच उनका इलाज चल रहा है। अब देखना है, जो कि गंभीर हालत होगा तो पुनः पीएमसीएच पटना भेजा जाएगा। फिलहाल अभी दरभंगा डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। अमरदेव, के अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई की है? किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? पुलिस मामले की छानबीन में लगे घटना के जो आरोपी हैं सारे लोग घर से फरार बताए जाते हैं। शुक्रिया अमरदेव ठाकुर, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फुलपरास थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा बगहा से है, जहां पर नदी में नाव पलटने से हादसा हुआ है। तो बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर, नाव पर 9 लोग ही सवार थे और तभी हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 7 लोगों की जान बची है, तो वहीं 2 लोग गंडक नदी में अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बगहा से, जहां पर नाव हादसा हुआ है। गंडक नदी में नाव पलट गई। नाव पर उस समय 9 लोग सवार थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 7 लोगों की जान बचा ली गई है। वहीं 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बगहा से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस वजह से हुआ है नाव हादसा? 9 लोग सवार बताए जा रहे हैं, क्या ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है हादसा? जी नुपुर जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा के कैलाश नगर से एक नाव गंडक नदी में 9 लोग सवार होकर दियारा में जा रहे थे अपनी खेती और चारा लाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही एक खंबे से टकरा कर नाव पलट गई, जिसमें 7 लोग को
को बचा लिया गया है स्थानीय गोताखोरों से, और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी अभी भी छानबीन की जा रही है। जी नुपुर, क्या अभी तक 2 लोगों का पता चल पाया है? प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर पहुंचा है? जी आपको बता दूं नुपुर जी कि अभी प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है और एनडीआरएफ की भी टीम आ चुकी है, और लोगों की जो 2 लोग लापता हैं उनकी अभी खोजबीन चालू है। बिहार का बगहा बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां लोग आवागमन के लिए अधिकांश तौर पर नाव का ही सहारा लेते हैं। तो ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठाता है इस तरह के नाव हादसे रोकने के लिए? जी मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगातार बारिश होने के वजह से, और ये जो बगहा क्षेत्र पड़ता है ये वाल्मीकि नगर और नेपाल से सटा हुआ है, जहां पे नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से गंडक नदी में भी जलस्तर काफी बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हिदायत दी गई है कि जब बाढ़ की समस्या हो, बाढ़ से अभी बिहार जूझ रहा है, तो उसमें आप लोग नाव की सवारी कम करें, लेकिन यहाँ के लोगों को का कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके वजह से आज ये हादसा हुआ है। जी नुपुर, शुक्रिया अभिषेक पांडे आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नाव हादसा हुआ, गंडक नदी में नाव पलटने से हादसा हुआ है। नाव पर 9 लोग सवार थे और तभी हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया है, तो वही 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। संथाल विद्रोह के 2 नायक सिद्धू और कान्हू की याद में हुल दिवस के मौके पर दुमका में अलग अलग पार्टियों के लोगों ने सिद्धू कान्हू जैसे वीर सपूतों को याद कर शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर दुमका के पोखरा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन और बीजेपी की ओर से पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के साथ अलग राज्य से जुड़े कई आंदोलनकारियों ने और विभिन्न पार्टियों के लोगों के साथ सिद्धू कान्हू जैसे वीर सपूतों को याद कर उन दोनों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आगे आपको बता दें, इस दौरान दुमका के पोखरा चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर जेएमएम, बीजेपी सहित छात्र संगठन और कई पार्टियों ने हुल दिवस के अवसर पर भी राजनीतिक वार करने से वो पीछे नहीं रहे। छात्र संगठन जहां सरकार से पिछले साल हुए सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या मामले में सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। हुल की एक पहचान है, इस पहचान को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं, और वो हुल जब तक इस क्षेत्र के जनता जनमानस तक नहीं पहुंचेगा, ये हुल सदैव बना रहेगा। क्या लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हेमंत जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास निरंतर रहेगा जब तक कि ये झारखंड है और हम लोगों का जो देश है, हम लोग का जो प्रदेश है, इसको हम लोग जब तक जो सोच के साथ हुल हुआ है वो हुल के साथ ही इसको पूरा करें। हर जगह बहुत सारी चीज़ का संस्थाएं खुली जा रही है, कई जगह सरकार ने अपना एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, कई जगह कई संस्थाएं खोली जा रही हैं। तो हम लोगों का इस बात का संकल्प है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी जगह संस्था जितने भी उसका नामांकन तो वीर सिद्धू कान्हू या फूलो झानो या चांद भैरव के नाम से किया जाए। ये सारे चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने ये संकल्प लेकर के सरकार और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 30 हुल दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार से कि हर जगह कई सारे संस्थान जैसे मेडिकल कॉलेज बने, उसमें सिद्धू कान्हू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। 5 राज्यों की पुलिस अब मिलकर नक्सल के खिलाफ अभियान चलाएगी। झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में पुलिस का समन्वय बेहतर हो, इसे लेकर बीते दिन वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में तय हुआ कि राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के थाना प्रभारी और डीएसपी में बेहतर तालमेल के लिए समय समय पर बैठक होनी चाहिए। वहीं नक्सल अभियान चलाकर उड़ीसा के डीजी की अध्यक्षता में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजी और मुख्यालय स्तर के तमाम अधिकारी शामिल रहे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से नक्सल को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर अभियान चलाने पर सभी की सहमति बनी। इस बैठक में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जो इस तरीके के जो गिरोह है जो काम कर रहे, खासकर झारखंड या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उनमें,
उनके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त रूप से इन गिरोहों के विरुद्ध भी एक कार्य योजना बनी है जो हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। सर ऑपरेशन मुस्कान बड़ा तेज चल रहा था, बीच में फिर सर रुक गया। यूपी में बहुत तेज़ी से वो अभी काम कर रहा है सर, तो फिर से उसको सर एक्टिव करना पड़ेगा सर। ये एक डेफिनेटली इशू है, बहुत बड़ा इशू है और इसमें काम भी हो रहा है और आगे और इस पे हम लोग और अच्छे से फोकस देके इस पे काम। चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा राजधानी पटना से है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आंखों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में सीएम एडमिट थे। लगभग एक हफ्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने अब उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। आंखों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में वो भर्ती हुए थे और एक हफ्ते तक उनकी आंखों का इलाज चला था और अब उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। तो बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको, दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार। आंखों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे। एक हफ्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने अब उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आंखों के इलाज के लिए एक हफ्ते तक उनका ये दौरा रहा, दिल्ली एम्स में वो एडमिट थे। डॉक्टरों ने अब सीएम को आराम करने की सलाह दी है। तो जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी अटकलें तेज थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसलिए वो दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन ये दौरा महज सिर्फ मेडिकल कारणों की वजह से ही था। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आंखों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट थे। लगभग एक हफ्ते से चला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों का इलाज। डॉक्टरों ने दी है अब आराम करने की सलाह। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मेडिकल कारणों की वजह से उनका दिल्ली दौरा रहा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कारणों की वजह से ही था, सभी सियासी अटकलें समाप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल नुपुर, देखिए 22 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहीं कयास का दौर जो था राजनीतिक गलियारे में काफी तेजी से देखा जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो बेईमानी साबित हुई है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे ये कहा है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि उनकी आंखों का ऑपरेशन था जिस वजह से वो दिल्ली गए थे और सभी डॉक्टरी सलाह के बाद ही वो पटना वापसी हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कयासों का दौर था उस पर विराम लग चुका है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वहाँ पे तमाम तरह की जो बैठकें हैं, बैठकों में जेडीयू भी शामिल होगा, कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को भी ये सुनिश्चित करवाएंगे। ऐसी तमाम अटकलें जो है कहीं ना कहीं धड़ी की धड़ी रह गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते ऑपरेशन था, सप्ताह भर लगे हैं जिसमें कि उनके आंखों का सफल ऑपरेशन हुआ और डॉक्टरी परामर्श के बाद ही वो पटना वापस हुए हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर पे देखा जा सकता है अनुपुर कि आप जो है पटना वापसी हो चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जी शुक्रिया अनिल कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली से पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आंखों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह के गावा प्रखंड में कोविड से हुई मौतों का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सर्वेक्षण करेंगे, जिसके लिए प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने बीते दिन एक बैठक का आयोजन भी किया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नंदू सिन्हा ने की, जहां मौके पर धनवार विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम भी मौजूद रहे। वही बैठक में आगामी अगस्त माह से आईसीसी और झारखंड प्रदेश कमेटी द्वारा निर्धारित आउटरीच सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर भी चर्चा की गई। उस मौके पर फैसला लिया गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर प्रखंड से बीते महीने कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण की रिपोर्ट पार्टी के वरीय अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। साथ ही बैठक में मौजूद लोगों को आउटरीच सर्वे प्रपत्र भरने का तरीका बताया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक अध्यक्ष जीशान खान, कांग्रेस नेता रणधीर चौधरी आदि मौजूद रहे।
आज गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नंदू सिन्हा जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम जो कि AICC से निर्धारित हुआ है, आउटरीच, जिसमें प्रखंडवार 10 कोरोना योद्धा को चिन्हित कर उन कोरोना योद्धाओं से आउटरीच कर कार्यक्रम का सर्वे पत्र जो है फुलफिल करवाना है, उसको भरवाना है, ताकि सरकार के पास सही आंकड़ा यहाँ से जा पाए, हर ब्लॉक से जा पाए, और किसको कौन किस एरिया में किस प्रखंडवार ये डाटा सुचारू रूप से निकले इस सर्वे पत्र को भरने पर कि किस प्रखंड में कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका सही आंकड़ा मिल पाए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों के लिए सर का दर्द बन गया है। इस नए वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद झारखंड में सरकार की सक्रियता भी बढ़ गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे सीरियस बताते हुए सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार बताया है। नहीं, अभी जांच के लिए हम लोग भुवनेश्वर भेजते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी ही इसको हम लोग यहाँ पर भी करने के लिए आगे तैयार हैं इस पे। और थर्ड वेव का जो चिंता पूरे देश को है, उस चिंता से हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत तेज़ गति से इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि चाइल्ड मदर केयर से लेके बच्चों के वार्ड और सारी व्यवस्थाओं को हम लगातार सेकेंड वेव के बाद आप देखते होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक ज़िले में ऐसी व्यवस्थाएं कायम की हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार पूरी तत्परता से हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। बगहा के रामनगर ब्लॉक में मानसून की बारिश से पंचायत के सभी रास्तों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं सेमरहनी दोन दुमरी गांव गोबरधाना थाना के रामनगर मुख्यालय जाने वाले मार्ग को सिंघा नदी ने पक्की सड़क को अपने में समाहित कर लिया, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं पुलिस थाने की गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। इसी कड़ी में गोबरधाना थाना अध्यक्ष शंभू माझी ने बताया कि हम लोगों को नदी पार गश्ती के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। वहीं ग्रामीण रवि कुमार गुप्ता का कहना है कि हम लोगों का हाल चाल लेने अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आया है। पुलिस और हरियाणा SSB जवानों की संयुक्त छापेमारी में 53 बोरी कपड़ा जब्त किया गया। दरअसल बीते दिन पुलिस और SSB जवानों ने हरियाणा बाजार स्थित शिवशंकर शाह के गोदाम में छापा मारा। इस छापेमारी में गोदाम में रखे 53 बोरी कपड़ा जब्त कर हरियाणा SSB कैंप में ले गए। वही SSB जवानों के द्वारा जब्त कपड़ा का सीजर बनाया गया। वही मामले को लेकर बताया जा रहा है कि SSB जवान जब शिवशंकर शाह के गोदाम पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल और साइकिल पर कपड़ा लोड करने की तैयारी चल रही थी। पुलिस के पहुंचते ही गोदाम मालिक शिवशंकर शाह सहित तस्कर भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस की मदद से SSB जवानों ने गोदाम में रखे सभी 53 पोका कपड़ा को जब्त कर लिया। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत को बदमाश चंदन रजक ने उसके घर पर वो हथियार लेके आया और घर में घुसते ही उसने वार्ड पार्षद से 50,000 रुपए की मांग की और रकम ना देने पर विनोद भगत को जान से मारने की भी धमकी दे डाली, जिसके बाद अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने की कड़ी में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया है। हमसे पहले चंदन कुमार जो है
पहले पैसा का डिमांड किया था 50,000 रुपया कुछ दिन पहले। उसके बाद परसों जो है बरसात झिमझिम पड़ रहा था, उसमें जो है हम घर पे नहीं थे, घर पे आया और बेल बजाया। बेल बजाने के बाद जो है वो हमको धमकी देके चला गया, जो कि यहाँ का समाज का लोग सुना कि कहाँ गया मुखिया, आज मुखिया को भी। औरंगाबाद जिले के मदनपुरा क्षेत्र के जामुआइन गांव में ओझा गुड़ी का आरोप लगाकर 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पूरे मामले के बारे में मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि ओझा गुड़ी का आरोप लगाकर देर रात लाल मोहन और विजय ने झगड़ा किया और सुबह 10 से 15 की संख्या में आकर गड़ासा और टांगी से काटकर मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के बेटे ने गांव के ही लाल मोहन और विजय दोनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया है और अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पहले से दुश्मनी चल रहा था सर, झगड़ा भूत भूंकर के समझो कि हल्का फुल्का झगड़ा होता था सर। और बीच में आए रात में हल्का फुल्का 11 बजे रात के दारू शराब पी के जो कि धमकी दे दिए, तो हम लोग नहीं सोचा। सुबह 5 बजे की आए थे फिर टांगिया गणासा लेके। कौन धमकी दिया, कौन मारा? धमकी नहीं, वो विजय नाम करके लाल मोहन, राम प्यारे, अरुण। बाढ़ के पंडारक प्रखंड ताल इलाका के बेनुआ बसार पंचायत में जाने वाले बने पुल पर छलांग लगाकर गांव के युवा अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते रहते हैं। क्या बड़े क्या छोटे सभी एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। ये अपनी जान को खतरे में डालकर हुनरबाजी लोगों को दिखा रहे हैं। वहीं एक ट्यूब की बनी लटकती रस्सी की मदद से पानी से पुल पर चढ़ने के लिए स्टंटबाजी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये स्टंट जानलेवा भी साबित हो सकता है, फिर भी स्टंटबाज अपने स्टंट को दिखाकर एक दूसरे को मात देने में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर अहियापुर क्षेत्र के पुरानी 0 माइल में बाइक सवार अपराधियों ने खुलेआम एक व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान शिवहर निवासी नवल सिंह के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 अपराधी और एक आदमी आगे आगे व्हाइट शर्ट से जा रही थी और 2 अपराधी मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए गया और गोली फायरिंग करते हुए जो मेरे घर के बगल में चाय की दुकान पे एक गोली कुत्ता के लगा। उसके बाद मेरे घर से लमसम 10 लगी। आगे जाने के बाद वहाँ पे वो आदमी गिरने के बाद उसको फायरिंग हुआ, 14 से 15 राउंड फायरिंग करके उसको हत्या कर दिया गया। अभी सूचना मिली थी कि पुरानी 0 माइल के पास क्राइम के बाद सूचना मिली थी कि पुराना 0 माइल के पास में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे। 2 अपराधी पीछे से मोटरसाइकिल से आए, एक हेलमेट पहने हुए था, एक बिना हेलमेट था। गोली मार दिया है, जिसमें 6-7 गोली लगा है और स्पॉट पर ही डेथ कर गया है। उसको पोस्टमार्टम कराने हेतु अभी अस्पताल में लाए हैं। पोस्टमार्टम में छपरा मंडल कारा में जहां सुबह कैदी अभी सोए हुए ही थे कि तभी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कारागार की छापेमारी शुरू हो गई, जिसे देखकर कैदियों में हड़कंप मचना लाजमी था। ये छापेमारी करीब 2 घंटे तक चलती रही, जिसमें छपरा मंडल के सभी वार्ड और परिसर की गहन तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, क्योंकि बीते दिन छपरा मंडल कारा में बंदियों के द्वारा मोबाइल चलाने का फोटो वायरल होने के बाद पिछले दिन मंडल कारा अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा मंडल कारा के एक वार्ड की गहन तलाशी ली गई थी। उसी दौरान अलग अलग वार्डों से कुल 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। वहीं इस मामले में मंडल कारा अधीक्षक के द्वारा 6 बंदियों के खिलाफ भगवान बाजार थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ से निकलने की बात आई थी, इसको लेकर के जेल प्रशासन के द्वारा पहले ही बहुत मुस्तैदी के साथ सघन छापामारी की गई थी और इन लोगों के द्वारा 6 मोबाइल भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर कांड दर्ज किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आज
संयुक्त रूप से डीएम साहब के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है और हम लोगों ने एक सघन तलाशी ली। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय तक छापामारी की गई। जेल में चीज़ें ठीक से रहें, इसके लिए सभी प्रकार की सतर्कता बरतने के लिए जेल प्रशासन को भी कहा गया है और हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे। और कभी भी वही बिहार में पिस्टल लहराना एक फैशन सा हो गया है। ऐसा ही एक खबर पचरुकी क्षेत्र के सादिकपुर पूरब टोला सेन से सामने आई है, जहां बीते देर एक तिलक समारोह में बार बालाओं के साथ पिस्टल की नोक पर डांस करता हुआ एक युवक नजर आ रहा है, जो वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। इस तरह पिस्टल को हाथों में लेकर लहराना जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती देने के बराबर है। संयोग बस युवक के हाथ में लिए पिस्टल से कहीं गोली निकल जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शख्स हाथ में पिस्टल लिए डांस के साथ ठुमके भी लगा रहा है और पुलिस को इस बात की तनिक भी भनक नहीं है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज़ नहीं करता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।